तो इंड्यूस, फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल शॉर्ट क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम is not flexible, it is rigid, there is no change before and after what attachment of the substrate। एंजाइम की ये वाली जगह एक्टिव साइट है। अच्छा, एक्टिव साइट को फर्दर दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। ऐसे इनहिबिटर को जिसको कंपीट करके एक्टिव साइट तक जाना पड़े उसे कहते हैं कम्पिटिटिव। आमतौर पर इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसलिए एक्टिव साइट इनको क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक कैरियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एंजाइम इसका नेम है। आपने सुना होगा कि कहा जाता था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, ये काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन आज के इस दौर में राइबोजाइम, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम भी आ चुके हैं। लेकिन आपकी बुक को फॉलो करते हुए हमने इस स्टेटमेंट को याद रखना है, क्या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। अच्छा, अगर एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं तो इसका मतलब है ये अमाइनो एसिड के भी बने हुए हैं। ये बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। केमिस्ट्री में कैटालिस्ट उस चीज़ को कहते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कराए विदाउट बीइंग यूज्ड। ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं ट्रिमेंडसली। बहुत तेज रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ये ज्यादा कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए। हर एंजाइम खास सबस्ट्रेट पर काम करता है। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। इनकी कंपोजिशन क्या होती है, ये किसके बने होते हैं, फ्यू टू मैनी थाउजेंड्स अमाइनो एसिड्स। तो यानी ये बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यही अमाइनो एसिड एक दूसरे के ऊपर राउंड अप रैपिंग करके क्या बनाते हैं, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कोई एंजाइम है। डियर स्टूडेंट, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है, लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट की बाद में बात करेंगे। याद रखिएगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर काफी सारे अमाइनो एसिड का बना हुआ है। ये सारे अमाइनो एसिड, लेट्स सपोज, ये इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स, फ्यू अमाइनो एसिड, बहुत कम अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो क्या करवाते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जिस जगह से वो हिस्सा ले रहे होते हैं उस पार्ट को आप क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। उस जगह को आप नाम देते हैं एक्टिव साइट का। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज बायोलॉजिकली एक्टिव। मेरी बात को याद रखिएगा, अभी जब हम लेक्चर के एंड पर पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा आपको एक्टिव साइट के दो पार्ट होते हैं। एक्टिव साइट के एक पार्ट को बाइंडिंग साइट कहते हैं, एक पार्ट को आप क्या कहते हैं, कैटालाइजिंग साइट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको सवाल पूछा जा सकता है, हाउ दे एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन। असल में एंजाइम करता क्या है, एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, और जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो ये एक कम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि टेम्परेरी होता है, उसे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। और एंजाइम तो जू का तू वापस आ जाता है, लेकिन आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो ये वो तरीका है जिससे ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। सबस्ट्रेट उस चीज को कहते हैं जिस पर कोई एंजाइम काम करता है। डियर स्टूडेंट, होता क्या है, कभी कभार किसी एंजाइम को काम करने के लिए किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की भी जरूरत होती है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम को चाहिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसे आप क्या कहते हैं, दिस इज अ कोफैक्टर। व्हाट इज कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम को चाहिए होता है। और मैं आपको यहां पर एक आपका सबस्ट्रेट भी बना कर दे देता हूं, दिस इज द सबस्ट्रेट।
तो ये एंजाइम का सबस्ट्रेट है जो इसकी एक्टिव साइट के साथ जाकर अटैच होगा, लगेगा और बाद में इसको प्रोडक्ट में बदल दिया जाएगा। एनी हाउ कोफैक्टर, अब कोफैक्टर में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट आ जाती हैं कि एक्टिवेटर क्या होता है। कुछ एंजाइम मेटल आयन को, ये जो आपके सामने है, एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं। कोफैक्टर क्या करता है ये तो मैं आपको बता ही दूं। डियर स्टूडेंट, कोफैक्टर एंजाइम के लिए ज़रूरी होता है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट किस लिए ज़रूरी होता है? ये दो काम करता है, या तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी ना प्रोवाइड करे तो ये सबस्ट्रेट की प्रॉपर अटैचमेंट के लिए एंजाइम में जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रॉपर अटैचमेंट से क्या मुराद है? मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देने वाला हूं आपको। आपने कभी कपड़े इस्त्री किए हैं? कभी कभी भी हमारे स्विच ऐसे होते हैं या सॉकेट ऐसे होते हैं कि वो स्विच अगर आप लगाते हैं वो बार बार गिर जाता है। तो हमारा देसी तरीका ये होता है, हम उसके अंदर मैच बॉक्स, माचिस की एक तीली लगाकर उसको रख देते हैं, स्विच को अटका देते हैं। वो जो माचिस की तीली जो आपकी है, दैट इज व्हाट, दैट इज कोफैक्टर। और आपका स्विच क्या है? एंजाइम। लेट्स सपोज जो आप जहां पे सॉकेट में लगा रहे हैं वो क्या है? सबस्ट्रेट है। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल उस मैच बॉक्स माचिस की तीली की तरह एक कोफैक्टर प्रॉपर अटैचमेंट में क्या करता है? मदद देता है। डियर स्टूडेंट, चलते हैं साथ साथ कोफैक्टर ने क्या किया। एक तो ये एनर्जी देते हैं, दूसरा ये प्रॉपर बाइंडिंग करवाते हैं। अच्छा, एक्टिवेटर समझ आ गई। अच्छा, एक्टिवेटर के बारे में एक बात याद रखिएगा, जितने भी एक्टिवेटर होते हैं दे आर डिटैचेबल, दे आर डिटैचेबल, यानी ये उतर भी जाते हैं किसी एंजाइम से। तो ये आपने याद रखना इस बारे में कि ये क्या है? डिटैचेबल है। ओके, फिर डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आगे आप कोफैक्टर को बॉन्डिंग के लिहाज से दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और एक को कोएंजाइम कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है? जो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, पढ़ा हुआ है आपने लोअर क्लासेस में, ठीक है? तो बहुत सख्ती से समझने जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट अगर तो कोवलेंटली बॉन्डेड है तो इसको आप क्या कहते हैं? दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन अगर यही नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच, तो फिर इसको क्या नाम देंगे? इसको हम कहते हैं दैट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम अगर नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच है, और अगर यही नॉन प्रोटीन पार्ट बड़ी स्ट्रांगली कोवलेंटली अटैच है, तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। जी, इसकी एग्जांपल भी करते हैं हम। हमारे पास हीम ग्रुप आयरन का जो आता है दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, और हमारे पास कोई एंजाइम में जो एग्जांपल आती है दैट इज NAD पॉजिटिव। ओके डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा बगैर कोफैक्टर के या कोएंजाइम के कोई एंजाइम एक्टिव नहीं होता, उसको एक्टिव होने के लिए चाहिए होता है कोफैक्टर। अब एंजाइम की दो टाइप्स होती है, और एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है? अगर कोई एंजाइम अपने साथ नहीं रखता एंजाइम माइनस कोफैक्टर, अगर उसका कोफैक्टर मिसिंग है तो उसको आप क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। अच्छा, ये वाला जो होता है कोई भी एंजाइम दैट इज इनएक्टिव, ये एक्टिव नहीं होता, ये एक्टिव नहीं होता, ये इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसको अपना कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है? हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं पेप्सिनोजेन। कौन सा जेन? पेप्सिनोजेन। ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर किसी एंजाइम का मौजूद है कोफैक्टर उसके साथ, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? दैट इज होलो एंजाइम। ओके, और ये एक्टिव भी होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ साथ कवर हो रहे हैं। ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये और चैप्टर नंबर 7। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आएगी? पेप्सिन। ठीक है जी, पेप्सिन।
पेप्सिनोजेन जब एक्टिव हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है। अब मैंने बात करनी है एक्टिव साइट की दो साइट्स के बारे में। हमने ये अभी अभी इधर एंजाइम डिस्कस किया, इस एंजाइम की ये वाली जगह एक्टिव साइट है। अच्छा, एक्टिव साइट को फर्दर दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक्टिव साइट को फर्दर हम क्या कहते हैं, इसके दो पोर्शंस हैं, ठीक है, दो साइड्स हैं, दो पोर्शंस हैं, ठीक है जी। एक को आप कहते हैं दैट इज कैटालिटिक साइट और दूसरे को आप कहते हैं बाइंडिंग साइट। तो बार बार देख लेते हैं। एक्टिव साइट वैसे है क्या, ये एक स्मॉल पोर्शन है, छोटा सा इलाका है, छोटा सा एरिया है किसी एंजाइम का, जिससे वो क्या करवाता है, किसी रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। एक्टिव साइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक्टिव साइट वैसे है क्या, जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इस एक्टिव साइट के हमने बात की दो हिस्से होते हैं। एक को हमने नाम दे दिया था व्हाट, दैट इज बाइंडिंग साइट, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, बाइंडिंग करना होगा। और दूसरे को हमने नाम दे दिया है दैट इज कैटालिटिक, ठीक है जी। एक हमने कह दिया बाइंडिंग और दूसरी क्या है हमारे पास, कैटालिटिक। ओके डियर स्टूडेंट, बाइंडिंग साइट का काम सिर्फ क्या होगा, इसका काम होगा खास स्पेसिफिक। हमने बात की थी आपके साथ कि एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं बहुत ज्यादा। तो बाइंडिंग साइट का क्या काम होगा, इसका मेन काम होगा पहली बात रिकॉग्नाइज करना। किसको रिकॉग्नाइज करना, यानी रिकॉग्निशन करना। किसकी रिकॉग्निशन करना, एक खास सबस्ट्रेट की। और दूसरा फिर उसको क्या कर देना, बाइंड कर देना। ये दो काम हैं बाइंडिंग साइट के। और कैटालिटिक साइट के क्या काम होंगे, कैटालिटिक साइट क्या करेगी, सिंपल है, यही कैटालाइसिस करवाएगी, यानी ये क्या कराएगी, ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन यानी किसी भी सबस्ट्रेट को जो चीज प्रोडक्ट में बदलेगी उसे आप क्या कहते हैं, कैटालिटिक साइट कहते हैं। एक कोई भी एंजाइम कैसे काम करता है, क्या तरीका है काम करने का, इसके बताने के लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं, और वो है लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ लाहौर बोर्ड और वेरियस बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एंजाइम का काम करने का तरीका वारदात या तरीका कार्रवाई क्या है। लेट्स सपोज एक ग्राफ की मदद से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। ये एक ग्राफ है, यहाँ पर रिएक्टेंट पड़े हैं और इस साइड पर प्रोडक्ट पड़ी है, ये रिएक्टेंट्स, ठीक है। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए ये एक एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब ये बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट रास्ता है। एंजाइम कहेंगे टेंशन नहीं लेनी, एंजाइम कहेंगे कि ये एक दूसरा रास्ता इख्तियार करें और रिएक्शन को करवा लें। तो असल में एंजाइम क्या करते हैं, असल में एंजाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एंजाइम डियर स्टूडेंट लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये इनका तरीका है काम करने का। पहले एनर्जी इतनी ज़्यादा चाहिए थी, अब बस ये थोड़ी सी हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखेंगे कि एंजाइम वर्किंग कैसे करते हैं। एक्चुअली बात इस तरह है डियर स्टूडेंट, हमने अभी भी बात की कि एंजाइम मिलता है सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बनता है। इस कम्प्लेक्स के बाद आपके पास एंजाइम दोबारा वैसे का वैसे और साथ में मिल जाती है प्रोडक्ट। साइंटिस्ट सोचते रहे कि आखिर एक सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट के साथ कैसे अटैच होता है, और ये सोचते सोचते डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल दिए, जिनमें से पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, एमएल फिशर 1890। इसने क्या किया, बताया कि किस तरह
एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया लॉक एंड की मॉडल। बाद में बताऊंगा लॉक एंड की मॉडल क्यों कहते हैं, लेकिन इस मॉडल के मुताबिक कोई स्पेसिफिक एंजाइम ही किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी स्पेसिफिक ताले को लॉक को कोई ख़ास की ही खोल सकती है, या बिल्कुल इस तरह किसी ख़ास लॉक के लिए कोई ख़ास की ही होती है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं तो ये हमारे पास है एक की, ठीक है, ओके, और लेट्स सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो डियर स्टूडेंट, बाद में हम बात करते हैं अपने एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम हमारा कुछ ऐसा होगा। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक ख़ास की एक ख़ास एंजाइम के लिए बनी होती, ख़ास लॉक के लिए बनी होती है, सिमिलरली लाइक दैट एक एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक ताल्लुक होता है, एक सबस्ट्रेट ख़ास एंजाइम के लिए बना होता है, उसके अलावा कोई भी रिलेशन, कोई भी ताल्लुक, कोई भी सबस्ट्रेट उस एंजाइम से आकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस मॉडल को क्या नाम दिया गया कि ये क्या है, लॉक एंड की मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक आपको कुछ चीज़ें जाननी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी, एक्टिव साइट के बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एक्टिव साइट कैसी होगी। तो एक्टिव साइट इसके मुताबिक एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सख्त स्ट्रक्चर है, और इस रिजिड स्ट्रक्चर में ना पहले ना बाद में सबस्ट्रेट के अटैच होने के कोई चेंज आता है। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। तो इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल शॉर्ट क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम is not flexible, it is rigid, there is no change before and after what attachment of the substrate। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइट इज रिजिड, तो उसमें आपने क्या बताना है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं इंड्यूस फिट मॉडल पे। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई और प्रॉब्लम्स को इंड्यूस फिट मॉडल ने दूर किया कॉस्टलैंड 1959 में। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट द एक्टिव साइड इज नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर। ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, सख्त स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि जैसे ही इसके साथ कोई सबस्ट्रेट अटैच होता है इसकी शेप में माइनर सी चेंजिंग आती है। और ये फैसला इसने कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंटल डाटा। यानी अगर मैं आपके सामने ये एक एंजाइम बना दूं, ओके, तो ये इसका सबस्ट्रेट है, लेट्स सपोज ये इसका क्या है, सबस्ट्रेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इसका क्या है, सबस्ट्रेट है। जैसे ही ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ अटैच होगा तो इन दोनों की अटैचमेंट के बाद जो एंजाइम का कुछ स्ट्रक्चर है वो आपको देखने में कैसा लगेगा। लेट मी मेक दैट अगेन, हमारे पास यही सेम एंजाइम होगा, लेकिन जैसे ही ये इसके साथ अटैच करेगा तो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा इसके अंदर माइनर सी, अभी पहले इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, लेकिन जैसे ही इसके साथ अटैचमेंट होगी इसके सबस्ट्रेट की तो वो इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस का मतलब होता है चेंज लाना, तो इंड्यूस कर देगा इसके स्ट्रक्चर में चेंज, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल सजेस्टेड द एंजाइम हैज फ्लेक्सिबल शेप। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इसकी सुने कि इसकी सुने, किसको हम ज़्यादा एक्सेप्टेबल माने। हाँ, रिसर्च बताती है कि ये मॉडल ज़्यादा क्या है, एक्सेप्टेबल है। इस मॉडल ने कहा क्या है, इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड है दैट इज नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है, फिर वो क्या है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल। व्हेन एनी सबस्ट्रेट अटैचेस इट इंड्यूसेस चेंज इन द शेप।
और अब हमने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, इनहिबिटर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं एंजाइम एक बायोकेमिकल पाथवे में कैसे काम करते हैं। लेट्स सपोज ये कोई एक ए सबस्ट्रेट है, इस पर एंजाइम ने काम किया, उस एंजाइम का नाम है E1, उससे बी प्रोडक्ट बन गई। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनी है ये किसी एंजाइम E2 का सबस्ट्रेट है, वो इसे C में बदल देगा। C के लिए फिर एंजाइम 3 आएगा, वो उसको D में बदल देगा, और यूं पूरा एक बायोकेमिकल प्रोसेस चलता है। इसे बायोकेमिकल पाथवे कहते हैं। और हो सकता है आखिरी प्रोडक्ट क्या करे, अल्टीमेटली इस प्रोसेस को स्टॉप करवा दे। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो ये सिंपली आपको बताना था कि ज़रूरी नहीं है एक ही एंजाइम एक प्रोसेस में काम कर रहा हो। हाँ, एंजाइम सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होता है, लेकिन एंजाइम मिलजुल कर काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कितने एंजाइम हैं, सारे मिलकर एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा रहे हैं। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं इनहिबिटर्स। जैसे कि नाम बता रहा है ये कुछ इनहिबिट करेगा, कुछ रोकेगा। किसको रोकेगा? ऑफ कोर्स एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एंजाइम को ही रोकेगा। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह है कि आमतौर पर एंजाइम धोखा कैसे खाते हैं। तो एंजाइम भी धोखा खाते हैं, ज़रा ध्यान से देखना आपने। ये एंजाइम का इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना जी, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है जी। अब नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी ये वाली साइड बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसी है, लेकिन ये सबस्ट्रेट है नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन है? इनहिबिटर है। होता क्या है डियर स्टूडेंट, ये इनहिबिटर किसी वजह से बाइंडिंग साइड की गलती की वजह से, अभी मैंने आपको बताया बाइंडिंग और कैटालिटिक साइड किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन को साथ साथ देखते लीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मौजूद हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, अब ये वाला इनहिबिटर मौजूद होगा कुछ इधर, और ये आ तो गया यहाँ पर, बट सॉरी टू से ये मिस्टेक थी। अब इस मिस्टेक की वजह से ये एंजाइम, क्योंकि एंजाइम तो स्पेसिफिक होता है, वो तो बना ही सबस्ट्रेट के लिए था, वो इसको बदल ही नहीं सकता प्रोडक्ट में, तो होगा क्या? नो प्रोडक्ट इज फाउंड। ये इनहिबिटर करता क्या है? ये कुछ डिफरेंट काम करता है, जिनमें से हमारे पास है एक्टिव साइट को ब्लॉक करना। ठीक है जी। जब ब्लॉक हो गई तो रिएक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया, रिएक्शन रुक गया। ठीक है। और जब रिएक्शन ही स्टॉप हो गया हमारे पास, तो रिएक्शन के रुक जाने की वजह से, जिसे हम स्टॉप की जगह सीज भी लिख सकते हैं, रुक जाएगा। ठीक है जी। और रिएक्शन जब ब्लॉक हो गया, रुक गया, ये क्यों हुआ? असल में या तो ये एक्टिव साइट को मुकम्मल तौर पर बाइंड बंद कर देते हैं, पंजाबी में कहते हैं मल मार के बैठ जाना, यानी जैसे बच्चे की नहीं करते क्लास में, ये मेरी सीट है, किसी की सीट पे बैठ जाते हैं। अब वो सीट थी बेचारी सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट उधर आ नहीं सकता, इनहिबिटर होता है स्ट्रॉन्ग, बस वो सीट अब उसकी हो गई। अच्छा, अब ये सीट उसकी हो गई है, लेकिन कब तक? टीचर के आने तक। यानी अगर टीचर स्ट्रॉन्ग है, रुकेगा उठो यहाँ से, तो ये इसको हटाया जा सकता है। कुछ सबस्ट्रेट है जिनको हटाया जा सकता है और कुछ को नहीं हटाया जा सकता। अच्छा, जिन सबस्ट्रेट को हटाया जा सकता है उनको क्या कहते हैं, और जिसको नहीं हटाया जा सकता उसको क्या कहते हैं, हम अभी देखेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। आए तो पहले डेफिनेशन को क्लियरली देख लेते हैं। सबस्ट्रेट दैट रिएक्ट, सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एंजाइम, रिएक्शन हो गया, कंप्लेक्स बन गया, बट नॉट ट्रांसफॉर्म, नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, उसे आप क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी टाइप्स दो हैं हमारे पास, एक है इरिवर्सिबल और दूसरी क्या है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? जो चीज़ रिवर्स ना हो सके। जैसे बाइक इरिवर्सिबल है, आगे जाती है, बैक गियर कोई नहीं है, वापस नहीं आती। कार रिवर्सेबल है, उसके रिवर्स गियर होते हैं। खैर एनी हाउ, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इनहिबिटर की। अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? देखें, ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज दिस इज द एंजाइम, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है, और यहाँ पर आकर कोई इनहिबिटर लगा, लेकिन लगने के साथ उसने जो बॉन्ड बनाया दैट वाज कोवलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड कौन सा था हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड था। और कोवलेंट बॉन्ड इज द
बेसिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर वगैरह शामिल होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करने वाले बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बनिस्बत आपने पढ़ा होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वगैरह के। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है, तो इससे होगा क्या, रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगा, एक्टिव साइट बंद हो जाएगी, स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सक्सेनिक एसिड। हमारे पास यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा बेटा करेक्ट कर लें, हमारे पास यहाँ पर एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं ये हमारे पास आती हैं इरिवर्सिबल में, और रिवर्सिबल में हमारे पास क्या आती हैं, सक्सेनिक एसिड। जी तो डियर स्टूडेंट, अब रिवर्सिबल कौन से होते हैं? रिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो, लेट्स सपोज ये हमारे पास एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ वो अटैच तो हुए, लेकिन वो अटैच कैसे हुए, एक वीक लिंकेज के साथ, और वो लिंकेज कभी भी टूट जाएगा और फिर इस इनहिबिटर को यहाँ से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की भी दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर भी दो तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पर मैं चाहूँगा आपको मैं कुछ कॉमन एग्जांपल दे दूँ इनहिबिटर की। देखें, आपने सुना होगा कोई इंसान जहर पीता है और मर जाता है ना जी, जहर पीने के बाद। तो वो क्यों मरता है? पॉइजन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, यानी उसके अंदर इनहिबिटर्स होते हैं। वो जैसे ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट को, हमारी बॉडी के फंक्शन सीज हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारी क्या हो जाती है, डेथ। चले, ये एग्जाम्पल ज़रा ख़तरनाक है, हम अच्छी वाली एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छी वाली एग्जाम्पल क्या है, हम बीमार हैं, लेट्स सपोज बैक्टीरिया ने हम पे हमला किया हुआ है, बैक्टीरिया के खिलाफ हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटी मीन अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन आमतौर पे लिविंग थिंग्स, यानी बैक्टीरिया के लिए जो मेडिसिन यूज होती है। ये क्या करते हैं, सिंपली एंटीबायोटिक्स के अंदर भी इनहिबिटर्स होते हैं, ये बैक्टीरिया की एक्टिव साइट क्या कर देते हैं, एंजाइम की ब्लॉक कर देते हैं। एंजाइम नहीं तो कुछ नहीं, बैक्टीरिया भी फारिग हो जाता है, जिस तरह पॉइजन से इंसान फारिग हो जाता है। इसी तरह अगर हमारी एक और एग्जाम्पल ड्रग्स को देखें, किसी बंदे को पेन हो रही है, हम पेन किलर खाते हैं, तो पेन प्रोड्यूसिंग एंजाइम जो हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। खैर, हम रिवर्सिबल इनहिबिटर पर थे। रिवर्सिबल इनहिबिटर की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास आता है कम्पिटिटिव और एक होती है नॉन कम्पिटिटिव। ये वर्ड निकला है कंपटीशन से, मुकाबले से। अब मैं आता हूं वापस इस तरफ, जरा आप गौर कीजिएगा, ये सबस्ट्रेट था, ये कौन था, हमारे पास इनहिबिटर था, एक्टिव साइड एक ही थी, इनमें मुकाबला था, ये कहता था मैंने इधर जाना, ये कहता मैंने इधर जाना। हो सकता है इनहिबिटर आ जाए जैसे आया था, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि यहाँ पर कौन आ जाए, कोई सबस्ट्रेट आ जाए। तो इन दोनों में मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा, उसके बाद फैसला होगा क्या होना है। तो ऐसे इनहिबिटर को जिसको कंपीट करके एक्टिव साइट तक जाना पड़े उसे कहते हैं कम्पिटिटिव। आमतौर पर इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसलिए एक्टिव साइट इनको क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको बताना है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज सियाने इनहिबिटर्स। ये मुकाबले के चक्करों में पड़ते नहीं, ये शॉर्टकट यूज करते हैं। भाई मकसद क्या है, रिएक्शन क्या सत्यानाश करना, रिएक्शन को खराब करना। तो ये सत्यानाश या रिएक्शन कैसे खराब करेंगे, ये आपके पास कोई एंजाइम है, लेट्स सपोज, ठीक है, ओके। अब यहां पर मौजूद है इसका सबस्ट्रेट, यहां पर इसका मौजूदा सबस्ट्रेट, ये इनहिबिटर क्या करेंगे, जाकर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ लगने की बजाय उसके किसी दूर दराज स्ट्रक्चर पर, बॉडी पर जाकर अटैच होंगे, और नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा एंजाइम तो चंगा भला होगा लेकिन काम नहीं कर सकेगा। वो काम इसलिए नहीं कर सकेगा, बेचारे का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, यानी उसके स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही डिफॉर्म हो जाएगा। अब ये इधर पड़ा भी रहे तो ये इसके साथ आकर अटैच नहीं हो सकता। तो इसने तो कंपटीशन किया ही नहीं, इसने कहा जाओ जो लग सकता है एक्टिव साइड के साथ जाके लगो, देखो मैं तुम्हारे एंजाइम का हाल क्या करता हूं, क्योंकि उसने कंपटीशन तो किया ही नहीं, जाके एक्टिव साइड के अलावा कहीं और जाकर लगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स
चाहे बन से एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स ऐसा बनाया जाके उसने किसी जगह पर ये एंजाइम है, ये इनहिबिटर है और ये इनका कम्प्लेक्स बन चुका है अदर देन एक्टिव साइट पर, इसको कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव। ऐसे इनहिबिटर कंपटीशन करना पसंद करते ही नहीं है, अपना काम पूरा कर देते हैं। और इसी तरह हमारा इनहिबिटर वाला टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।